अरे जी, कल हमने चैप्टर नंबर 3, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मोशन। इस चैप्टर में आपके पास, इस चैप्टर को आप कह सकते हैं, आपके दो हिस्से हैं इस चैप्टर के। पहले हिस्से के अंदर आपने जो मैट्रिक में मोशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं उनको आप रिवाइज करते हैं। तमाम फोर्स भी होगा इसमें, वेट भी होगा, टेंशन भी होगा, स्पीड, वेलोसिटी, सब कुछ जो आपने मोशन से रिलेटेड मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर के पहले हिस्से में आप उसको रिवाइज करेंगे। और इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में आप कुछ नई चीज़ें, नई डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आपके फिर उसी हिस्से में आएंगे, दूसरे हिस्से में। तो हमने पहला हिस्सा, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 कह लें आप, चल रहा था। हमने कुछ चीज़ें जो हमने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई, हमने उनको रिवाइज किया था। मैंने आपको बताया रेस्ट, मैंने आपको बताया, जी मेरी आवाज़ खुल रही है, एक मिनट ज़रा मैं म्यूट ऑन कर लूँ। अब सही है, एक और ऐड कर लूँ मैं, स्टार्ट करते हैं वापस। जी, तो फिर चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया। रेस्ट पढ़ा हमने। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। मोशन पढ़ा हमने। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, आज उसकी एक पोजीशन है, थोड़ी देर बाद उसकी दूसरी पोजीशन है, फिर चेंज हो जा रही है, मुस्तकिल पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो जो है वो मोशन के अंदर है। उसके बाद हमने दो टर्म्स पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोनों बज़ाहिर एक ही चीज़ होती हैं। दोनों आप कहते हैं किसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, दो पॉइंट के दरमियान जो रास्ता होता है उसकी लंबाई को हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बस इसी तरह दोनों जो है वो, उनका यूनिट मीटर होता है। दोनों को आप लेंथ की कैटेगरी में डालेंगे। दोनों का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है। बस फ़र्क कहाँ है? फ़र्क होता है, दो चार डिफरेंसेस हैं इनमें जो मैंने आपको बताए थे। डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट के दरमियान, वो कर्व रास्ता होता है जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। दो पॉइंट के दरमियान आप बहुत सारे डिस्टेंसेस बना सकते हैं और डिस्टेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता होता है। इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लिहाजा ये वेक्टर होता है। और दो पॉइंट के दरमियान ये सबसे कम तरीन फासला होगा। और दो पॉइंट के दरमियान आपको सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये डिफरेंसेस थे, बार बार याद रखिएगा। तो दोनों को हम एस या डी से डिनोट करते हैं। दोनों का यूनिट मीटर होता है और दोनों का डायमेंशन एल होता है। फिर हमने वेलोसिटी और स्पीड पढ़ी। वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है जी? एक टाइम के अंदर या एक सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फासला तय कर रहा होता है, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब होगा कि वो एक सेकंड में 100 मीटर का फासला तय कर रहा है। वेलोसिटी से आपको पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट तेज है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। अगर वेलोसिटी में डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी है, वो वेक्टर होता है। और अगर डायरेक्शन नहीं है तो हम उसको वेलोसिटी नहीं कहते, फिर हम उसको कहते हैं स्पीड, और वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी का यूनिट जो होता है, यानी कि डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी यही होता है। फॉर्मूला क्या है जी? डी अपॉन टी। इसमें डी जो होता है वो डिस्टेंस है और टी से मुराद होता है टाइम। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है? एल अपॉन टी या एल टी माइनस वन। फिर वेलोसिटी की हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की पूरे मोशन के दौरान एक ही जैसी वेलोसिटी रहती है तो हम कहते हैं जी कि उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो फिर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी भी आ जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आ जाती है। इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप वी आई से डिनोट करते हो, इसका मुराद होता है शुरू की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हुआ है तब क्या वेलोसिटी है, तो उसको आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हो। फाइनल वेलोसिटी जिसको आप वी एफ से डिनोट करते हैं, इससे मुराद होता है मोशन के एंड में उसकी क्या वेलोसिटी थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मुराद होता है एक लम्हे की वेलोसिटी। ये उस टाइम की वेलोसिटी होती है जब टाइम तकरीबन जीरो होने वाला है, यानी इतना कम हो जाता है टाइम कि वो जीरो नहीं हुआ, बस जीरो होने ही वाला है। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन पढ़ा। अगर रफ्तार चेंज होती है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी है, तो फिर ए एक्सेलरेशन मौजूद हो जाएगा। और अगर रफ्तार चेंज नहीं होती, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो होता है। एक्सेलरेशन से मुराद होता है एक सेकंड के अंदर रफ्तार में कितनी
चेंजिंग आ रही है, कितनी तब्दीली आ रही है, इसको आप कहते हो एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मुराद होगा कि वो 50 मीटर तय नहीं कर रहा है, इसका मुराद होगा कि हर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 50 इंक्रीज हो रही है, उसकी रफ्तार 50 बढ़े जा रही है, हर 1 सेकंड के बाद रफ्तार में 50 का इजाफा होता है। तो एक्सेलरेशन होता है 1 सेकंड के अंदर रफ्तार में कितना चेंज आता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन की जो वो सॉरी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव में दिया हुआ होता है तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो कम है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही और ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है। एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो एल पर टी स्क्वायर होता है। डायमेंशन हमने पहले चैप्टर में एक्सेलरेशन का निकाला था। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी, वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी, टी से मुराद टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वी एफ और वी आई सेम होगा, यानी कि उसकी शुरू की वेलोसिटी और बाद की वेलोसिटी सेम होगी। तो सेम में से सेम माइनस करें 0 बचता है ना। अगर सपोज करें उसकी वी एफ 10 है तो वी आई भी तो 10 हुई ना, तभी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो 10 में से 10 माइनस करें 0, 0 को जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट का होगा इट मींस कि एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपकी जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसकी एक डायरेक्शन होती है। अगर आपकी समझ लें मोशन राइट की तरफ है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन सेम एज मोशन, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो अपोजिट द मोशन। जैसे आप मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी जो है वो सीधे हाथ की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो आपका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो भी फिर मोशन की तरह यानी कि सीधे हाथ की तरफ होगा। और अगर आपकी गाड़ी सीधे हाथ की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी यानी उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, इसको अगर हम डायग्राम के जरिए दिखाऊं मैं आपको, तो लेट्स से कि आपकी गाड़ी जो है वो ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, इट मींस कि अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो सेम होगी ऐसे ही। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया हुआ है तो अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हम उल्टी लेंगे ऐसे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होती है इसलिए आप इसको वेक्टर कहते हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन वो मोशन के सेम होगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मोशन के अपोजिट होगी। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, इसका यूनिट डायमेंशन सब मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला भी बता देगा, फॉर्मूला काइंडली याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे मजीद पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोशन में बहुत काम की चीज होती है, पहले भी आपने पढ़ा है मैट्रिक में, हमने यहाँ इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट एंड शेप। ये फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट या शेप को चेंज कर देगी या चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, टेंस का मतलब होता है कोशिश करती है। ठीक है, स्टेट से मुराद आप जानते हैं दो स्टेट होती है, रेस्ट और मोशन। ठीक है, स्टेट से मुराद स्टेट वही रेस्ट और मोशन। और शेप भी आप जानते हैं, चकोर, स्क्वायर, गोल वगैरह ये शेप्स होते हैं। तो फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो शेप या स्टेट होता है ना, उसको अभी हम टेंस को हटा देते हैं, पहले हम चेंज को समझ लेते हैं। फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट या शेप को चेंज कर सकती है। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट रेस्ट है, फोर्स उसकी स्टेट चेंज कर देगी, उसको मोशन में ले आएगी। या अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट मोशन है तो उसको चेंज कर देगी, उसको रेस्ट में ले आएगी। आपके सामने एक ठेला पड़ा हुआ है और वो रुका हुआ है, आप अपने हाथ से जब फोर्स अप्लाई करोगे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और वो चलने लग जाएगा, मोशन में आ जाता है। आपकी बाइक रुकी हुई होती है, जब इंजन उस पर फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो मोशन में आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपकी बाइक चल रही है यानी स्टेट क्या है इसकी? मोशन। आप जब ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक फोर्स अप्लाई करेगा, गाड़ी की स्टेट चेंज हो जाएगी, रुक जाएगा। एक ठेला चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है या एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप पैर से या हाथ से उसको रोकेंगे तो आपने हाथ या पैर से फोर्स अप्लाई करी, बॉल रुक गई, ठेला रुक गया, स्टेट चेंज हो गई, मोशन से रेस्ट में आ गई। तो फोर्स क्या है? एक ऐसी चीज
जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप स्टेट को चेंज कर देगी। रेस्ट है तो मोशन में ले आएगी, मोशन है तो रेस्ट में ले आएगी। इसी तरीके से फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज करता है। एक आपके पास स्केल है लोहे का, उसका जो शेप है वो स्ट्रेट है, आप अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे मुड़ जाएगा, बैंड हो जाएगा, अब उसका शेप चेंज हो गया। आपके हाथ से क्या लगी, फोर्स, और फोर्स ने उसका शेप चेंज कर दिया। आपको अगर स्प्रिंग दूं, आपके स्प्रिंग का शेप है, आप उस पर पकड़ के जब अपनी हाथों से फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा। आपको एक गुब्बारा दूं खुला हुआ, आप उस पर फोर्स अप्लाई करो, फट जाएगा, शेप चेंज हो गया। फोर्स जो है वो शेप को भी चेंज कर सकती है। दो चीजें चेंज कर रही है फोर्स। फोर्स एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को और ऑब्जेक्ट के शेप को दोनों को चेंज कर सकता है। अगर रेस्ट है स्टेट तो मोशन ले आएगा, मोशन में है तो रेस्ट ले आएगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर देता है। और टेंस टू का मतलब होता है कोशिश। बहुत सी जगहों पे आप फोर्स अप्लाई करोगे लेकिन स्टेट चेंज नहीं होती। आप अगर एक दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करो, दीवार है स्टेट ऑफ रेस्ट में, आप अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करोगे तो वहां पर स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, फोर्स क्या कर रही है, चेंज ऑफ स्टेट की कोशिश कर रही है ना। आप अगर दीवार रुकी हुई है, आपकी दीवार रेस्ट में है, आप जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फोर्स ने स्टेट चेंज तो नहीं की लेकिन स्टेट चेंज करने की कोशिश करी है, तो हम इसको भी फोर्स कहेंगे क्योंकि हम अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक बिल्डिंग दे दूं बहुत बड़ी और आपसे कहूं अपने हाथों से फोर्स लगा इसका शेप चेंज करो, आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपने हाथों से जब फोर्स लगा के कोशिश कर रहे हैं तो उसको आप कहोगे कि आपके हाथों से फोर्स निकल रही है। ये फोर्स होती है। फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट या उसकी शेप को, एक और वर्ड आता है डायरेक्शन भी, तो स्टेट और शेप की जो है ऑब्जेक्ट का जो स्टेट और शेप होता है उसको चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं फोर्स। मोशन के पीछे फोर्स का ताल्लुक होता है। कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, अगर आप चाह रहे हैं ना उसके अंदर मोशन पैदा हो यानी स्टेट चेंज हो, जाहिर बात है फोर्स चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप चाह रहे हैं उसकी स्टेट चेंज हो जाए, वो रुक जाए, आपको फोर्स चाहिए। फोर्स को आप एफ से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है बड़ा मशहूर है, मा, एम ए। या एम क्या है, एम से मुराद होता है मास, जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना उसका मास। और ए से मुराद है जी वही एक्सेलरेशन जो अभी हमने पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी, उसको आप एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ए से मुराद होता है एक्सेलरेशन। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे वो रुका हुआ है, वो रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब जब आपने फोर्स अप्लाई करी, रुका हुआ था, स्टेट चेंज हो गई, चलने लग गया। अब जब चलने लग गया इट मीन्स अब उसके अंदर कुछ वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल 10 है 20 है, कुछ वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी में चेंज आया ना। शुरू में उसकी 0 थी, रुका हुआ था, 0 थी, जब आपने फोर्स अप्लाई करा तो अब उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो इस एक्सेलरेशन को और उस ऑब्जेक्ट के मास को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स आपने अप्लाई की है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगली बात, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन बड़ी अहमियत रखती है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और उसी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, एरो बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बाइक चल रही है इस डायरेक्शन में और मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करूँ, इसी डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा ना, इसी डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई करूँ, तो अब क्या होगा, मोशन और ज्यादा, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो गई ना, और ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, गाड़ी और ज्यादा स्पीड उसमें चेंजिंग आएगी, गाड़ी और ज्यादा तेज चलना शुरू कर देगी। इसकी एग्जाम्पल यही है कि आप बाइक पे बैठे और अपना जो है ना रेस को फुल कर दें, एक्सेलरेटर फुल कर दें, एक्सेलरेशन ज्यादा कर रहा है, आपका इंजन भा करने लग जाता है, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब आपका इंजन ज्यादा फोर्स अप्लाई करने लगेगा, आपकी बाइक तेज भाग रही है, यानी वेलोसिटी और ज्यादा चेंज हो गई, बढ़ गई, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया क्योंकि आप फोर्स ज्यादा अप्लाई कर। जब आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करोगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, बाइक आपकी तेज भाग रही है, वेलोसिटी आपकी और ज्यादा तेज चेंज हो जा रही है, भाग रही है। तो अगर आप फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, आपकी एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ती है, आपका मोशन ज्यादा स्पीड में जाने लग जाएगा। और अगर आप डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, तो अब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब क्या होता है, रफ्तार कम होना। एक्सेलरेशन नेगेटिव अभी आपको बताया है, रफ्तार कम होती है तब होती है एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो अगर आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव फोर्स हो गई है क्लास।
ये नेगेटिव फोर्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स है, तो अब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी कम होगी और आपकी बाइक रुकना शुरू हो जाएगी। अब इसको आप ठेला समझ लो, आपकी तरफ ठेला बढ़ रहा है, ये डायरेक्शन है, या आपकी तरफ ठेला बढ़ रहा है, आपने ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ठेला रुक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दी, नेगेटिव फोर्स हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी, रफ्तार कम होते 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 ऑब्जेक्ट आपका रुक जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्शन मायने रखती है, अगर आप फोर्स की डायरेक्शन ऐसे कर दें मोशन बढ़ेगा, उल्टा कर दें मोशन कम होगा, रुक जाएगा, तो इसलिए इसको आप वेक्टर कहते हो क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन मायने रखती है। आप अगर फोर्स की मोशन की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे आपका मोशन और इंक्रीज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका मोशन डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली रुक जाएगा। उसके बाद इसके अगर हम यूनिट की बात करें, इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो जरा इसका फॉर्मूला देखें, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम और ए, इनके यूनिट्स डालते हैं हम। एम का यूनिट यानी मास का यूनिट क्या होता है जी, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये इसका यूनिट हो गया, दोनों आपने फॉर्मूले में क्वांटिटीज के यूनिट्स डाल दिए, मास का हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ जी से, ठीक है, ये है असल में फोर्स का फॉर्मूला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत वाहियात है। अगर मुझे कहीं पर भी फोर्स का यूनिट लिखना पड़ेगा तो मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यूनिट हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो हम फिर इतने बड़े यूनिट का हमने एक और नाम रख दिया और हम इसको अब कहते हैं न्यूटन, वही न्यूटन जिसने सबसे ज्यादा इस पर वर्क किया ना साइंटिस्ट के नाम, और न्यूटन का हम सिंबल यूज करते हैं एन, कैपिटल एन। तो न्यूटन है क्या, दरअसल न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस आप इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय उसका आपने एक निकनेम रख दिया न्यूटन, एन उसका सिंबल यूज करते, तो ये इसका यूनिट हो गया। अगर हम इसके क्या नाम है डायमेंशन की बात करें, अगर हम इसके डायमेंशन को ले लें तो हमने पहले ड्राइव किया है इसका चैप्टर 1 में, डायमेंशन वही फॉर्मूले से ड्राइव होता है, जैसे हमने यूनिट ड्राइव किया फॉर्मूले से, इसी तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूले से ड्राइव करें, एफ इज इक्वल टू एम ए, दोनों का डायमेंशन डाल देंगे, अब यूनिट नहीं डालेंगे क्योंकि हमें डायमेंशन बनाना, लिहाजा अब हम डायमेंशन डालेंगे। मास, एम मतलब मास, और मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने अभी ऊपर भी देखा है, एल पर टी स्क्वायर, एल कैपिटल एल यानी लेंथ पर टी स्क्वायर, तो ये इसका आपका डायमेंशन हो गया, एम एल पर टी स्क्वायर। यानी आपकी जो फोर्स है इसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का टाइम, या अगर आप मास में छेड़खानी करते हैं तो फोर्स पर फर्क पड़ता है। आपको इस फोर्स का नेचर पता चल गया कि ये तीन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है जी। तो ये हो गया फोर्स, जो कि हमें मैट्रिक में भी पढ़ा था, यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करना था, हमने कर लिया। अब आगे आते हैं, यहाँ न्यूटन वर्ड आ रहा है तो न्यूटन्स के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूटन्स के जो तीन बड़े मशहूर लॉ हैं, अब जरा उनकी बात कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं फिजिक्स की तारीख में, उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने सबसे पहले फोर्स पर और मोशन पर, फोर्स और उसकी वजह से पौधे पैदा होने वाले जो मोशन है उस पर बहुत रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने तीन लॉस बनाए, उन तीनों लॉ को कंबाइन करके हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सर आइजैक न्यूटन ने फोर्स और मोशन की स्टडी करी, तीन लॉज बनाए, उन तीनों को कंबाइनली आप कहते हो लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने, इफ अ बॉडी, ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसकी, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, बड़ी बड़ी है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल इट्स मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस फोर्स, ये है जी इसकी स्टेटमेंट, तंग आ गया इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख के।
सर नोट्स का क्या सीन है, शाहजी के ले लूं जाकर? अबू बकर, यू डोंट नीड एनी नोट्स इन फिजिक्स। आपको फिजिक्स में किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। वजह यह है कि आपके पास फिजिक्स में जो याद करने वाले सवाल हैं वो मेरे ख्याल में 10% भी नहीं होंगे। 10% भी नहीं होंगे, सारा तो आपका डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स तो आप यहाँ पे करोगे, उसी को ही अपने पास नोट डाउन कर लेना और उसी की प्रैक्टिस करना। डेरिवेशंस भी आप यहाँ करोगे, उसी को नोट डाउन कर लेना, उसी की प्रैक्टिस करना। हाँ, जो डेरिवेशन के ऊपर के कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होते हैं या कुछ एक आध एक्सपेरिमेंट्स हैं जो जिनमें आपके पास पूरी बड़े बड़े सवालात होते हैं, यानी कि वो जो 10% सवाल आते हैं, तो वो भी आप परचेस मत करो, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा, ठीक है? तो हाँ, आपको किसी को कोई नोट्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स हम यहाँ करेंगे, आप अपने पास नोट डाउन कर लिएगा। डेरिवेशंस आप यहाँ करेंगे, नोट डाउन कर लिएगा। और जो डेरिवेशन के ऊपर के पैराग्राफ होते हैं या कुछ सवालात हैं जो 10% सवालात होंगे याद करने के, मैं आपको बता दूंगा और आपको उस नोट उसकी जो पिक्चर है ना वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आप वो उतार लिएगा, उसको याद कर लिएगा। 10% सवाल आते हैं, बस यहाँ पे याद कर। अच्छा, अब हम आते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है जी? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। याद रखिएगा एक बात कि जब न्यूटन ने ये 3 लॉज बनाए थे ना, तो फोर्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। मैंने आपको बताया ना, फोर्स और मोशन पे सबसे पहले इसने रिसर्च की है। तो इस टाइम पर फोर्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, क्या होती है फोर्स। पहले लॉ के जरिए, पहले लॉ की मदद से न्यूटन ने आपको बताया व्हाट इज फोर्स, फोर्स है क्या। दूसरे लॉ के जरिए आपको जो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए न्यूटन ने आपको वो दिया, ठीक है? तो ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ने समझे फोर्स के बारे में, ये सारे फोर्स के लॉ हैं। लॉ ऑफ मोशन कहते हैं क्योंकि मोशन फोर्स से ही होती है। तो याद रखिएगा, इस लॉ को पढ़ने से पहले ये जहन में डालिएगा कि इस टाइम पर कोई भी लोग फोर्स के बारे में नहीं जानते थे। अब ये लॉ है क्या? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रुकी हुई है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रुकी रहेगी, हमेशा रुकी रहेगी। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है ना, यकीन माने वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, मोशन में नहीं आएगा। इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, तो वो मूव ही करती रहेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है? ये विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको लेटर एक्सप्लेन करूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद क्या है। अनलेस फोर्स इज अप्लाइड, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है? तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या बन रही है इस लॉ की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक कि आप फोर्स अप्लाई ना करो। यानी और ज्यादा सिंपल अगर मैं करूँ, तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी स्टेट में है ना, वो उसी स्टेट में रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो वो मोशन में रहेगी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट है तो वो अपनी उसी स्टेट में रहेगा जब तक आप फोर्स अप्लाई ना करो। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे स्टेट चेंज हो जाएगी। यही तो फोर्स की डेफिनेशन थी, स्टेट चेंजर, स्टेट चेंज करने वाला। तो अगर मैं इसकी, ये तो खैर इसकी वो वर्डिंग थी, अगर मैं इस फर्स्ट लॉ को दूसरे अल्फाजों में लिखूं तो ये है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट कॉमा इट will remain in it unless force is applied, ठीक है? ये मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी वर्डिंग। मैं, हम तो खैर आप याद यही करते हो, आप याद यही करते हो क्योंकि ये तो न्यूटन के अल्फाज हैं। ये मैं उसको और ज्यादा सिंपल कर रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है ना, वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक आप फोर्स अप्लाई ना करोगे। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। रेस्ट में तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में तो वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है? तो ये वही वर्डिंग है उसकी, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक आप फोर्स अप्लाई ना करो। जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे स्टेट चेंज हो जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। और यही हम फोर्स की डेफिनेशन। तो इस लॉ के जरिए आपको फोर्स के बारे में पता चला कि फोर्स स्टेट चेंज करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट रेस्ट में, फोर्स उसका स्टेट चेंज कर देगा, मोशन में ले आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में, तो फोर्स उसको स्टेट चेंज कर देगा, उसको रेस्ट में ले आएगा। यानी फोर्स क्या हुआ इस लॉ के मुताबिक? फोर्स इज अ स्टेट चेंजर। यही तो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, देखें जरा, ये देखें क्या है ये, विच चेंज स्टेट।
तो इस लॉ की मदद से आपको पता चला व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स एक स्टेट चेंजर है। फोर्स ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फोर्स उसकी रेस्ट को मोशन में ले आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, फोर्स उसकी मोशन को रेस्ट में ले आएगा। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, जब तक आप फोर्स अप्लाई ना करो। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक फुटबॉल पड़ी हुई और वो रुकी भी है, वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल वो इसी तरह रुकी रहेगी, कभी भी मूव नहीं करेगी। वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, इट विल कंटिन्यू, इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में रुकी रहेगी। हाँ, आप जाएं और अपने पैरों से फोर्स अप्लाई करें, मोशन में आ जाएगी। हवा से, हवा जब फोर्स उस पर हवा टकराएगी, फोर्स अप्लाई करेगी, मोशन में आ जाएगी। आप अपने हाथ को मारेंगे, हाथ में फोर्स अप्लाई करी, मोशन में आ गई। तो वो बॉल रेस्ट में थी, वो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगी जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। जैसे फोर्स अप्लाई करोगे वो मोशन में आ जाएगी। इसी तरीके से आप अर्थ को देख लें, कंटिन्यूअस मोशन के अंदर है। सूरज की गिर्द गोल गोल घूमे जा रही है, कंटिन्यूअस मोशन में 5 अरब साल से दुनिया घूम रही है। यानी कि आपकी दुनिया क्या है? अ बॉडी इन मोशन। एक बॉडी जो मोशन के अंदर है, देख लें कंटिन्यूअस मोशन है, क्योंकि अब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं करी। जाओ पूरी दुनिया के बंदे मिलके उस दुनिया पर हाथ रख के फोर्स अप्लाई करो, शायद के रुक जाए, कयामत वाले दिन तो रुक जाएगी। तो हमारी जो अर्थ है ये क्या है? अ बॉडी इन मोशन, मुस्तकिल मोशन में। तो देख ले फर्स्ट लॉ के मुताबिक इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या है? इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। तो देख लो आपकी अर्थ ने अपना मोशन कंटिन्यू रखा हुआ है, मुस्तकिल घूम रही है। क्यों? आपने फोर्स अप्लाई नहीं करी है। अर्थ पर फोर्स अप्लाई करोगे रुक जाएगी। यही मामला सबके साथ है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैं फुटबॉल को किक मारूंगा तो अब ये स्टेट ऑफ मोशन में, तो फिर ये क्यों रुक जाती है थोड़ी देर बाद? इसका जवाब ये है कि जब आप फोर्स पर किक मारोगे ना तो वो चलना शुरू होती है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है जमीन की फ्रिक्शन से, और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आपका यानी कि फुटबॉल जो है रुक जाता है। अगर आप जमीन हटा दें, आपकी जो है ना स्पेस में जाए और स्पेस में जाकर के आप बॉल को फेंक दें, अब जब आपकी बॉल मोशन में आएगी ना, यकीन माने इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, वो अपना मोशन कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आपको पता है ना, स्पेस के अंदर कोई एयर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो कौन फ्रिक्शन अप्लाई करेगा? कोई भी नहीं। ना जमीन है ना हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, देयर नहीं है वहां पे कुछ। तो इसका मतलब है कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो स्पेस के अंदर अगर आप किसी चीज के अंदर मोशन पैदा करेंगे, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, क्योंकि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ तो आपकी तो फुटबॉल पे किक मार दो, थोड़ी देर बाद जाके वो क्यों रुक रही है? क्योंकि फ्रिक्शन नाम की फोर्स अप्लाई हो गई उस पर, और उसने उसका स्टेट चेंज कर दिया। मोशन में थी, रेस्ट में लिया आया। जितनी जोर से किक मारोगे थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद रुकेगी, रुकेगी पर क्यों? क्योंकि फोर्स अप्लाई होना शुरू। तो जब हम इस दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट पर किक मारते हैं, वो क्यों वो मोशन में होता है, वो रेस्ट में क्यों आ जाता है? वो यूं आ जाता है क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई करी गई है। फोर्स इज अप्लाई, फोर्स अप्लाई हुई है इसलिए वो रुक गया। आप स्पेस पे जाएं, स्पेस में जाकर किसी बॉडी में मोशन पैदा कर दें, जैसे कि अर्थ में मोशन पैदा हुआ है, रुक थोड़ी रही है, वो तो कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको इनर्शिया की प्रॉपर्टी पता चलती है। एक तो आपको फोर्स के बारे में पता चला, साथ साथ आपको इनर्शिया भी पता चलता है, इसलिए आप इस लॉ को इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? देखें आप, आपके सामने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या निकला जी? कहाँ आ गया? इस पेज पे कैसे आ गया? हाँ, अब देखें आपके सामने फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या है? फोर्स एक स्टेट चेंजर है, यानी अगर एक बॉडी किसी भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो इस चीज को मेंटेन रखती है। इनर्शिया है क्या? हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया के नाम से, जो कोशिश करती है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है ना वो उसी स्टेट पे रहे, यानी फोर्स का मुकाबला करती है। फोर्स का मुकाबला करती है। मिसाल के तौर पे आप एक बड़ी सी अलमारी को धक्का जब लगा रहे होते हो, आप देखते हो शुरू के जब आप फोर्स अप्लाई करते हो वो हिलती नहीं है, क्योंकि उसका इनर्शिया, वो अब वो अलमारी रुकी हुई है स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो अब उस अलमारी का जो इनर्शिया है कोशिश करेगा कि अलमारी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, फोर्स से मुकाबला करेगा। अब आप छोटी सी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इनर्शिया जीत रहे इसलिए हिल नहीं रही। ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे इनर्शिया हार जाएगा, फिर हिलना शुरू हो जाएगी। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, जिसके तहत इट रेसिस्ट टू चेंज इस स्टेट।
यानी इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे में, आप में, जानदार में, बेजान में, सब में एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, ऑब्जेक्ट अपने स्टेट चेंज होने से रोकेगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, इनर्शिया कोशिश करेगा वो रुका ही रहे। अक्सर हम जब सो रहे होते हैं ना, हमें उठाया जाता है, हम नहीं उठ रहे होते, ये इनर्शिया ही है, हमारी स्टेट चेंज होने से रोक रहा है। हम लेटे में, वो कोशिश करेगी इनर्शिया हम लेटे रहे, हिले ना। अगर बाइक चल रही है, मेरी गाड़ी, आपने देखा है कभी एक्सीडेंट, इंसान का गाड़ी में जा रहा है, एकदम गाड़ी के सामने दीवार आ जाती है, गाड़ी टकरा जाती है, तो अंदर का जो आदमी है वो जंप करके आगे की तरफ बढ़ता है, बाजू का तो इतना आगे कि जी वो खिड़की से बाहर, शीशे से बाहर आगे निकल गया, मर गया। ये इनर्शिया ने किया है। अब जब गाड़ी चल रही थी तो अंदर जो बैठा हुआ ऑब्जेक्ट था, इंसान जो था, वो मोशन में था। इनर्शिया कोशिश क्या करेगी, ये मोशन में रहे। गाड़ी अचानक रुक गई, गाड़ी अचानक रुक गई, अब आपकी बॉडी को रुकना था, लेकिन इनर्शिया ने कोशिश क्या कर रहा था, चलता रहे, तो उस इनर्शिया की वजह से आप आगे ही बढ़ गए और आपको आगे का झटका महसूस हुआ। तो ये इनर्शिया होती है। आप अगर खड़े हो, पीछे से कोई आपको बंदा झटका दे, आप में जर्क आता है, क्यों? क्योंकि आप स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, इनर्शिया कोशिश करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहो आप। अब किसी ने एकदम आपके अंदर मोशन पैदा किया, पीछे से धक्का देके, तो एकदम मोशन आया ना, तो आपका इनर्शिया की वजह से आपको झटका आया। एक बस चल रही होती है, आप उस पर चल रहे हो, आप मोशन के अंदर हो, इनर्शिया कोशिश करेगी आप मोशन में रहो, एकदम बस ने ब्रेक मार दिया, आप आगे की तरफ जाओगे, क्योंकि बस की वजह से आपका आधा हिस्सा रुक गया और आधा जो हिस्सा है इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं आपको उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा किसी क्लास में। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होगा वो मेंटेन रखा जाएगा। इनर्शिया कोशिश करेगी कि ऑब्जेक्ट का जो भी स्टेट है वो कंटिन्यू रहे। इनर्शिया मास पर डिपेंड होती है, मास पर डिपेंड होती है। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा वजनी होगा, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा मजबूत होता है, इतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, एक भारी भरकम आपकी जो अर्थ है ना, इसकी, इसका वजन बहुत ज्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको इसकी स्टेट चेंज करनी होगी, इनर्शिया से मुकाबला करना होगा, तो फिर आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, है ना। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। अब इनर्शिया कोशिश क्या करेगा, आपके अर्थ का जो इनर्शिया वो कोशिश करेगा आपकी अर्थ मूव में रहे। अब अगर आपको उसको स्टेट चेंज करनी है, आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इनर्शिया हार जाए और आपकी बॉडी जो जाए। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट में कोशिश करेगी कि उसका जो भी स्टेट है वो रुका हुआ है तो रुका रहे, वो चल रहा है तो चलता रहे। कोशिश करेगी कि इनर्शिया उसका स्टेट चेंज ना हो। इनर्शिया फोर्स की अपोजिट हो गई, फोर्स स्टेट चेंज करती है, इनर्शिया कोशिश करती है स्टेट चेंज ना हो। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो देयर इज अ रेसलिंग बिटवीन इनर्शिया एंड फोर्स। फोर्स और इनर्शिया के दरमियान लड़ाई होती है। अगर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, इनर्शिया कम होगी, तो आप जरा सी फोर्स लगाओ, इनर्शिया हार गई, ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो इसका मतलब है इनर्शिया ज्यादा होगा, और अब आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसके इनर्शिया से लड़ने के लिए, हराने के लिए। तो कभी मैं अलमारी पे धक्का लगा रहा होता हूँ ना, मुझसे अलमारी हिल नहीं रही, मैं वही समझ जाता हूँ कि इस अलमारी का वजन ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, मैं एक अकेला आदमी कहाँ इसकी इनर्शिया को हराऊंगा। मैं अपने भाई को बुला लेता हूँ, आओ भाई। दो तीन भाई मेरे आते हैं, अब जब वो मिलके लगाए ना, अब देखो फोर्स बढ़ गई, तीन भाई मिलके लगा रहे हैं, फोर्स बढ़ गई, हार गए इनर्शिया, अलमारी हिलने लग गई। तो आप जो चीजें हिलाते हो ना, आपको हिलाने में जो दुश्वारी पेश आती है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। अब साइकिल को रोकना आसान है, ट्रक को रोकना, ट्रेन को रोकना मुश्किल है। साइकिल सामने से आ रही है, आप यूं एक हाथ ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह दिखाओगे, साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, मास कम था। ट्रेन को रोक के दिखाओ, ट्रेन का बहुत ज्यादा मास है, आप उसका इनर्शिया ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कोई बहुत मोटी कंक्रीट की दीवार लगाओगे, वो फिर इतना फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से आपको फोर्स और इनर्शिया दो चीजों का इंट्रोडक्शन मिलता है। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, चलो मैं लिख लेता हूं। मैं वैसे बोलूंगा 3 पॉइंट लिखूंगा। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स which is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass। तीन बातें आती हैं। पहली, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहली तो ये बात आती है। दूसरा आता है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और तीसरा आता है एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और नीचे आएगा टू मास। अच्छा, 2 मिनट रह गए और क्लास में हमारी टाइम है 7-8 मिनट है। तो अगर क्लास ड्रॉप हो जाए ना तो रिज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड लॉ खत्म करके जाएंगे, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भले हम कल कर लेंगे, लेकिन सेकंड लॉ को पूरा पढ़ के जाएंगे। तो अगर क्लास ड्रॉप हो जाए तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा सारे सब जितने भी हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये 3 पॉइंट निकले। पहला, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जो है, जब भी आप किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करोगे, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पैदा करेगा। किस डायरेक्शन में? फोर्स ही की डायरेक्शन में। ये मैंने अभी आपको फोर्स की जब मैं ऊपर डेफिनेशन पढ़ा रहा था मैंने आपको समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सपोज करें जी एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है जी। अब इसके लिए मैं पेंट पे जा रहा हूँ,